हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा विषय के लघुत्तरीय प्रश्नों को। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। सारे राजन सीरीज का वीडियो एक में ही प्लेलिस्ट में मिलेगा। आइए प्रश्न संख्या 61 लेते हैं। अपंग बालकों को शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए, अथवा अस्थि बाधित बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जा सकती है। अस्थि-बाधित बालकों की शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ विशिष्ट सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं और वर्क नहीं कर पा रहे हैं शरीर सही से, तो उन बच्चों के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके, जैसे डिजिटल बोर्ड, चार्ट आदि के माध्यम से जो है इनको सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। भारत में श्रवण उद्दीपन ही शिक्षण का आधार है। अस्थि बाधित बच्चों को खेल विधि, आगमन व निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि व किंडरगार्टन विधि, खेल के माध्यम से शिक्षा देना, डाल्टन विधि, इकाई योजना विधि द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। प्रश्न संख्या 62 है। निर्देशन का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता एवं क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। उत्तर, निर्देशन का अर्थ। निर्देशन क्या होता है, आइए जानते हैं। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। कोई भी बच्चा है, उसको नहीं समझ में आया कोई सवाल, बाकी सभी बच्चे को समझ में आ गया है, तो जिस बच्चों को समझ में नहीं आया है, उन बच्चों की समस्या को समझ करके उनको बताना कि किस प्रकार से ये आएगा सवाल को, उनको निर्देश देना किस किस प्रकार से करना चाहिए। आगे है, निर्देशन समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। दूसरा कोई बताएगा, लेकिन करना उस बालक को ही है। आगे, निर्देशन का उद्देश्य होता क्या है। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र कम आयु के होते हैं, उनको जीवन का अनुभव भी नहीं होता है, उनके मस्तिष्क भी सही से परिपक्व नहीं होते हैं। उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आ जाते हैं जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे अवसर पर छात्रों की सहायता करना ही निर्देशन का उद्देश्य है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, तो उन बच्चों को निर्देश देना जो है बहुत जरूरी हो जाता है ताकि समझ पाए। विद्यालयों में निर्देशन का मतलब होता है मार्गदर्शन, मार्ग दिखाने के लिए कि आवश्यकता क्या क्या होती है। तो आइए जानते हैं, विद्यालय में मार्गदर्शन एवं की निम्नलिखित बातें आवश्यक होती हैं। पहला है शिक्षा संबंधित आवश्यकता, अर्थात शिक्षा संबंधित क्या क्या निर्देश दिए जा सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करते समय छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे विषयों अथवा कोर्सों को चुनना, कौन सा कोर्स करें, कौन से कोर्स से क्या होता है, किस कोर्स से टीचर बना जा सकता है, किस कोर्स से आर्मी में ज्वाइन किया जा सकता है, किस कोर्स से पुलिस में जा सकते हैं, डॉक्टर किस कोर्स को लेने से बन सकते हैं। तो ये सभी चुनाव जो है करने में समस्या। रोचक कार्यों तथा पाठ्यक्रम सहायक क्रियाओं को चुनना, अपने लेख, उच्चारण एवं अध्ययन की आदतों को सुधारने के लिए भी उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण भी कभी कभी छोटे होने पर अशुद्ध उच्चारण होता रहता है, तो उसको भी जो है आवश्यकता अनुसार चेंजेस की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन किया जाए। दूसरा है व्यावसायिक आवश्यकता। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों के भविष्य में अपनी रोजी कमाने के योग्य बनाना होता है, ताकि वो अच्छे तरीके से कार्य कर सकें, अपने जीवन को उज्जवल भविष्य बना सकें और कार्य को करके अपनी जीवन यापन कर सकें। इन व्यवसायों तथा अवसरों की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय साधनों की
अधिगम उपयोगिता है तो अत्यंत आवश्यक होती है। तीसरा है व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता अर्थात जो चिकित्सक होते हैं मनोविज्ञान के लिए आपकी मनोभावना को समझ सकते हैं वो, तो उनकी भी आवश्यकता होती है। बच्चों के व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समायोजन हेतु अत्यंत आवश्यक है। उनके उचित विकास तथा जीवन में उनकी सफलता के लिए उनका भावनात्मक एवं सामाजिक समायोजन अत्यंत आवश्यक होता है। भावनात्मक रूप से मतलब वो अपने संवेग को किस प्रकार से रख पा रहे हैं, क्या वो ज़्यादा वीक प्रकार के हैं, मतलब जल्दी से इमोशन में आ जाते हैं। सामाजिक रूप से उनका समायोजन कैसे है, कैसे रहते हैं, चलने ढलने का ढल पा रहे हैं समाज में सही तरीके से या नहीं, तो इन सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट होता है। आगे है निर्देशन कार्य का क्षेत्र। निर्देशन कार्य का क्षेत्र अत्यंत विकसित है। निर्देशन का प्रयोग अग्रलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। आगे है पहला पॉइंट इसमें निर्देशन के क्षेत्र में पहला समस्त व्यक्तियों को निर्देश देने के लिए हेडिंग है, इसमें लिखिएगा हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रत्येक कार्य करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, चाहे वह शिक्षा प्राप्ति का अधिकार हो अथवा विचार प्रकट करने का। इस प्रकार से निर्देश तथा लेने का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा में निर्देश अति महत्वपूर्ण तत्व है। निर्देशन की सेवा प्रायः शिक्षकों के द्वारा प्रदान की जाती है। यह सेवाएं विशिष्ट प्रतिभाशाली एवं साधारण तीनों ही प्रकार के छात्रों को भविष्य में आगे बढ़ने की सीढ़ी होती है। आगे देखेंगे, आगे है दूसरा बाल केंद्रित सेवा। एक अच्छी निर्देशन सेवा हमेशा बाल केंद्रित होती है। जैसे अभी क्या थी, तो शिक्षक केंद्रित था, शिक्षक केंद्र में रहते थे, शिक्षक जो कहते थे बालक करते थे, लेकिन अब उसको हटा करके जो है बालक को केंद्र में कर दिए गए। बालक जो कहते हैं उसको शिक्षक करते हैं। पढ़ाने के उद्देश्य से हर तरीकों में नहीं जो है बालक कुछ भी कह रहे हैं तो करते चले जाना, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि निर्देशन कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्यतः छात्रों पर ही ध्यान दिया जाता है। छात्रों को अपनी योजनाओं की उन्नति एवं सफलता अर्जित करने में सेवार्थी की योग्यता करना ही निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य होता है। तीसरा पॉइंट है निर्देशन कर्मचारियों का चयन। निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत युवकों अथवा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो बालकों को प्रत्येक स्थिति में भली भांति प्रकार से शिक्षित करने हेतु निर्देश कर सकें। यह सेवा प्रायः वही व्यक्ति प्रदान कर सकते हैं जो निर्देश क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हों, अर्थात निर्देशन व्यवस्था के विशेषज्ञ हों। चौथा पॉइंट है छात्रों के निर्णय लेने के अवसर देना। जो छात्र हैं वो कैसे अपना निर्णय स्वयं ले पाएं, इसका भी अवसर देना चाहिए, ताकि छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार जिसकी रुचि है जिसमें वो अपना चुनाव कर सकें। निर्देशन कार्यक्रम में सेवार्थी या शिक्षार्थी को ही अपने कार्यों के प्रति अंतिम निर्णय लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। हमारे देश में यह अति आवश्यक बात है कि यहाँ पर सेवार्थी को अंतिम अवसर लेने का अधिकार प्राप्त होता है। अतः निर्देशन सेवाओं में शिक्षक या निर्देश के साथ साथ छात्रों को भी यह अवसर प्राप्त होती है और यह जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पांचवा है निर्देशन विधियों को बताना। निर्देशन शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों को निर्देश विधियां सिखाई जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के छात्र जैसे विशिष्ट अथवा सामान्य छात्र आदि हेतु अलग अलग प्रकार के निर्देश विधियां बनाई जाती हैं तथा उन्हें छात्रों को निर्देशित करने में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 63 है बालकों को उचित निर्देशन देने में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शिक्षक की निर्देशन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक अपने छात्रों का अध्यापन अनेक परिस्थितियों में करता है, क्योंकि वह अपने आप उनके सबसे निकट संपर्क में रहता है। शिक्षक ही छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में सर्वाधिक जानकारी रखता है, क्योंकि छात्र जो है
शिक्षक से जुड़े रहते हैं तो अच्छे से पता होता है। अतः निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक अधिकारिक सहयोग प्रदान कर सकता है। अतः शिक्षकों के निर्देशन संबंधित कार्य एवं उत्तरदायी निम्नलिखित होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है छात्रों के साथ संबंध स्थापित करके बाधित बालकों का पता लगाना। जो समस्याएं हैं, जो बच्चों की, छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उनका पता लगाना। दूसरा है छात्रों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना ताकि जो है कोई समस्या है तो भी जो है बताया जा सके। तीसरा है छात्रों को पुस्तकालय व सामाजिक संस्थानों से संपर्क स्थापित कर सिखाना। चौथा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। और पांचवा है जिन छात्रों का साक्षात्कार किया जा चुका है उसकी रिपोर्ट निर्देशन को भी प्रदान करना। छठवां है निर्देश कार्यक्रमों में व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसरों की सूची देना। सातवां है निर्देश कार्यक्रम को अधिकारी सफल बनाने के लिए प्रधानाध्यापक शिक्षकों को पूर्ण रूप से सहयोग देना। प्रश्न संख्या 64 है समावेशी बालकों के लिए चलाई जा रही कार्यक्रम, योजनाओं एवं नीतियों के बारे में बताइए। उत्तर, समावेशी बालकों के लिए निम्नलिखित कार्य योजनाएं चलाई जा रही है। पहला है सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा। जो सामान्य बच्चे हैं और जो उत्कृष्ट बच्चे हैं जिनकी IQ 140 प्लस है उन सभी बच्चों को एक में बैठा करके पढ़ाना ताकि वहाँ पर जो है अच्छे से जानकारी ले सकें। आगे देखते हैं। वर्तमान समय में समावेशी बालकों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने का प्रावधान किए गए हैं। ऐसे बच्चों को जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं जैसे लंगड़े, लूले, एक पैर की खराबी, चलने में कठिनाइयाँ आदि, उन बच्चों को कुछ उपकरण दिलाकर उन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित करने पर बल दिया जा रहा है। दूसरा है विशेष उपकरणों की व्यवस्था। वर्तमान समय में बाधित बच्चों को जो विशेष उपकरण जिससे वे अपनी बाध्यता पर नियंत्रण रख सकें उनको जो है सामग्री को प्रदान करके और उनको सामान्य कक्षाओं में समावेशन कराया जा रहा है। ठीक है, और इससे जो है एक दूसरों को समझ पाएंगे और भावनात्मक रूप से जुड़ पाएंगे। तीसरा है बहुमुखी प्रतिभा के शिक्षकों का चयन। समावेशी विद्यालयों के लिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी शिक्षकों का चयन करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 65 है सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। उत्तर, सामान्य रूप से निम्नलिखित मानसिक भिन्नताएं पाई जाती है। पहला है बच्चों का मानसिक स्तर सामान्य बालकों से कम या अधिक होना। दूसरा है इन बालकों की रुचियों का स्तर मानसिक रूप से प्रभावित होने के कारण सामान्य बालकों से भिन्न होता है। तीसरा है वातावरण के उत्तेजकों को अपनी बुद्धि के अनुसार समझने के कारण इनके अनुभव जो है भिन्न होते हैं। चौथा है इन बालकों के सीखने की गति सामान्य बालकों से भिन्न होती है। इस प्रकार मानसिक रूप से भिन्न बालकों की विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। IQ का ज्ञान बौद्धिक परीक्षणों द्वारा किया जाता है। बौद्धिक परीक्षण जो है इसके द्वारा ही IQ का निर्माण किया जाता है। जो विनय परीक्षण है इसके भी द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो IQ परीक्षण किया जाता है 140 प्लस सर्वश्रेष्ठ बालक हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 66 लेखन अयोग्यता से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा लेखन अयोग्यता हेडिंग। लेखन अयोग्यता से तात्पर्य उस असमर्थ से है जो लिखने से संबंधित होती है। दृष्टिबाधित बच्चों में लेखन अयोग्यता होती है, अर्थात जब देख नहीं पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। उन्हें लिखने के लिए कोई न कोई सहायक की आवश्यकता होती है, उनको देखने के लिए, समझने के लिए, ताकि वो आसानी से लिख सकें। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे शब्दों के स्वरूप
स्वरूप को पहचान नहीं पाते और गलत शब्द लिख देते हैं। इस प्रकार की बधिरता में दो प्रकार की बधिरताएं प्रमुख देखने को मिलती है, जिसे डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया कहते हैं। यह बधिरता अर्थात बाधित लेखन तथा पठन दोनों से संबंधित होता है। लिखने से भी संबंधित होता है और पढ़ने से भी। लिखने में त्रुटियां आ जाती हैं और पढ़ते समय भी देखते तो सही हैं लेकिन गलत पढ़ दिया जाता है, तो ये भी समस्या होती है। प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को जो मांसपेशियां कमजोरी होने के कारण जो है सही से नहीं लिख पाते हैं, उन्हें इसका अभ्यास कराना चाहिए। प्रश्न संख्या 67 है, शैक्षिक समावेशन से आप क्या समझते हैं? उद्देश्य की चर्चा कीजिए। उत्तर, शैक्षिक समावेशन से आशय। शैक्षिक समावेशन प्रक्रिया में उन समस्त तथ्यों को शामिल किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रभावशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती है। आगे, शैक्षिक समावेशन का आखिर उद्देश्य क्या होता है? तो आइए इसको भी देखते हैं। शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य। शैक्षिक समावेशन का उद्देश्य सभी बच्चों को उनकी कार्यक्षमताओं एवं प्रतिभाओं के विकास का समान अवसर देना होता है। दूसरा है, शैक्षिक समावेशन बाधित बच्चों को केवल आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से ही नहीं तैयार किया जाता, बल्कि उन्हें अन्य सामान्य बच्चों के लिए भी तैयार किया जाता है, ताकि उन सभी बालकों के बीच में रहें तो जो है उनका जो मानसिक स्थिति होती है सोचने समझने की, वो भी जो है साथ में रहने के कारण अच्छे से सीख पाएंगे। प्रश्न संख्या 68 है, निर्देशन के कोई 3 सिद्धांत बताइए। तो उत्तर हो जाएगा निर्देशन के सिद्धांत। पहला है उद्देश्यों का निरूपण करना। निर्देशन देने से पूर्व यह ज्ञात होना आवश्यक है कि किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्देशन दिया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम उद्देश्य का निरूपण करना आवश्यक होता है। और दूसरा है अनुकूल अनुभव का प्रावधान करना। निर्देशन देने के लिए उनकी समस्याओं से मिलते जुलते अनुभव का प्रावधान करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि उन्हीं अनुभवों की रोशनी में समस्या का समाधान भी खोजा जाएगा। आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें हेडिंग, योग्यताओं का विकास करना। निर्देशन को समस्या का समाधान करने के लिए उस व्यक्ति की योग्यताओं का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जिससे वह व्यक्ति बिना किसी दबाव के उन परिस्थिति को समझ सके और उसका परिस्थिति का निपटारा कर सके। प्रश्न संख्या 69 है, परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है? परामर्श का क्षेत्र बताइए। तो आइए देखते हैं परामर्श की आवश्यकता आखिर क्यों होती है, क्यों दूसरों को परामर्श दिया जाता है। आइए, पहला पॉइंट है, परामर्श में शिक्षण के समान निर्णय नहीं लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, परामर्शदाता संपूर्ण परिस्थितियों के आधार पर समायोजन हेतु प्रार्थी को जानकारी देता है और उसकी सहायता भी करता है। परामर्शदाता संपूर्ण परिस्थिति मतलब जो जो परिस्थिति बन सकती है, समस्याएं आगे आ सकती हैं, उन सभी को बारे में जानकारी देना और नई रास्ता दिखा देना ही जो है परामर्श हो जाता है। तीसरा है, परामर्श प्रार्थी अपनी समस्याओं का समाधान बिना किसी सुझाव सहायता के स्वयं करने में समर्थ नहीं होता है। समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक सुझाव आवश्यक होती है। वैज्ञानिक सुझाव को ही परामर्श कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक सुझाव यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। चौथा पॉइंट है, परामर्श प्रार्थी को समझने में पर्याप्त सहायता देता है, जिससे वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेता है। पांचवा पॉइंट है, परामर्श द्वारा प्रार्थी को अपनी सेवाओं को प्राप्त करने की दिशा में प्रोत्साहित कर सकें तथा जिसके फलस्वरूप उसे सफलता एवं संतोष प्राप्त हो सके। छठवां पॉइंट है, परामर्श में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह सहायता प्रदान करता है जिससे वह स्वयं निर्णय लेकर सीख सके। सातवां पॉइंट है, परामर्श की प्रक्रिया निर्देश से अधिक होती है, अर्थात निर्देश दिया जाता है दूसरों को। इसमें
प्रार्थी के संबंध में संपूर्ण तथ्यों का संकलन करके संबंधित अनुभव पर बल दिया जाता है। जो भी समस्याएं होती हैं उनको पता लगा करके और उसका निचोड़ तोड़ निकाल करके दिया जाता है ताकि जो है उससे समस्या का समाधान हो सके। 8वां पॉइंट है परामर्श प्रार्थी को सामाजिक उत्तरदायियों को सहर्ष स्वीकार करने में सहायता करना, उसे साहस देना जिससे उसमें हीन भावना का विकास न होने पाए। 9वां पॉइंट है परामर्श की प्रक्रिया में प्रार्थी का उत्तरदायी स्वयं को समझना तथा उस मार्ग को सुनिश्चित करना होता है जिसकी ओर उसे अग्रसर होना होता है। परामर्श से समाधान के लिए आत्मविश्वास का भी होना आवश्यक हो जाता है। 10वां पॉइंट है परामर्श प्रार्थी को सामाजिक उत्तरदायियों को सहर्ष स्वीकार करने में सहायता करना होता है, उसे साहस देना होता है जिससे उसमें हीन भावना का विकास न हो पाए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 70 है शारीरिक अक्षमता या विकलांगता को परिभाषित कीजिए। तो देखते हैं हेडिंग है शारीरिक अक्षमता या विकलांगता। शारीरिक अक्षमता क्या है, मतलब जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, कोई भी समस्या आ गई है। विकलांगता भी उसी से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। शारीरिक अक्षमता से तात्पर्य उस स्थिति से है जब व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता। यह अंग आँख हो सकता है, कान, नाक, पैर आदि कोई भी हो सकता है। इस प्रकार की अक्षमता में लूले, लंगड़े, बधिर, मूक बधिर आदि बच्चे भी शामिल किए जाते हैं और यह व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों की कमी के कारण अवसरों से वंचित रह जाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 71 ब्रेल लेखक की प्रक्रिया को समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा ब्रेल लेखक की प्रक्रिया। ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिसमें स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है, अर्थात जो इसको दिखाई नहीं देता है वहाँ पर कुछ चार्ट बने हुए होते हैं, कुछ उभरे हुए चार्ट पर रहते हैं, 6 डाट बने होते हैं और वहाँ पर कुछ बिंदुओं को जैसे 6 डाट है तो वहाँ पर कुछ मिला दिया जाए तो कुछ बन जाता है वर्ड, और 2 को मिला दिया जाए तो कुछ वर्ड बन जाएंगे, 4 को मिला दिया जाए तो उसका कहने का अर्थ अलग हो जाएगा। तो ये जो है ब्रेल लिपि में होता है। इसे पढ़ने या लिखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। इन 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोग के आधार पर विश्व की सभी परिभाषाओं, वर्णमाला, विराम चिन्ह, संक्षेप तथा संकेत तैयार किए गए हैं। भारतीय ब्रेल भी इन्हीं 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और भारत की सभी भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु इस लिपि के माध्यम से पढ़ी तथा लिखी जा सकती है। अर्थात जो ब्रेल लिपि है, कोई भी भाषा हो, इसमें जो भाषा दी गई है तो उन भाषा में जो है पढ़ी और लिखी जा सकती है। ब्रेल लिपि चिन्ह मोटे कागज पर लेखन पट्टी, ब्रेल स्लेट तथा ब्रेल लेखन सामग्री की सहायता से उभारे जाते हैं जिससे हाथ फेर करके समझा जा सके। तो लेखन पट्टी पर लिखते समय स्लाइड दबाकर एक बिंदु कागज पर बनाए जाते हैं जो दूसरी ओर उभर आते हैं, अतः लेखन पट्टी पर दाएं से बाएं लिखना पड़ता है। लेखन पट्टी पर ये जो है जो लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। और आगे है लेखन पाटी, ठीक है, पट्टी पर कागज के दोनों ओर लिखा जा सकता है। दूसरी ओर लिखते समय 2 पंक्तियों के बीच नई ब्रेल पंक्ति लिखी जाती है। आगे है ब्रेल लिपि पाटी पर स्लाइड्स से लिखते समय एक पूर्ण अक्षर के लिए अपेक्षित बिंदु संयोग को ही प्रकोष्ठ से एक बार में एक बिंदुओं को दबाया जाता है, जबकि ब्रेल लेखन मशीनों पर उसी अक्षर हेतु संपूर्ण अपेक्षित बिंदु संयोग जैसे र हेतु 1, 2, 3 तथा 5 संख्या हेतु समस्त बिंदुओं को एक साथ दबाया जाता है। ये एक कोडिंग है जिसके माध्यम से अक्षरों को समझ लिया जाता है और
उसमें 6 डॉट जो बने हुए थे उस नंबर से ही जो है पूरे अक्षर को समेट दिया जाता है, उसी से बनते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, पर्यवेक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला है, पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षक तथा मुख्य शिक्षकों को अपने ज्ञान का नवीकरण करने में मदद मिलती है। दूसरा हो जाएगा, कुछ अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को अपनी गतिविधियों का कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण इसकी पूर्ति करता है। तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को यदि पर्यवेक्षण का पता चलता है तो वह अपने कार्य को सही ढंग से करेगा और पर्यवेक्षण व्यक्ति को अनुप्रेरित करने के लिए आवश्यक है। आगे है चौथा पॉइंट, पर्यवेक्षण विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। पर्यवेक्षण का मतलब यही होता है दोस्तों, जो विद्यालय होता है उसको चलाने के लिए जो जिसको मेन पॉइंट बोला जाता है, जैसे प्रिंसिपल ही हो गए तो विद्यालयों को भी देखेंगे, शिक्षक को भी देखेंगे और छात्र को भी देखेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता सामग्री है, क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं उसको चलाने के लिए, उसको ठीक है देख रेख के लिए जो आगे मदद करे तो उसको मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ठीक है, वही बोला जा रहा है कि उसका मूल्यांकन करने में भी मदद करता है, क्योंकि देखे हैं समझे हैं तो आप अच्छे से बता सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कुशलता को बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण जरूरी है। प्रश्न संख्या 73 है, अस्थि बाधित बालकों की समस्याएं बताइए तथा इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा, अस्थि बाधित बच्चों की समस्याएं क्या है, आइए देख लेते हैं। पहला है, अस्थियों की विकृति के कारण सामान्य रूप से चलने फिरने में कठिनाइयां होने लगती है। जो जिसकी जो अस्थि है, अस्थि मतलब दोस्तों हड्डियां हो सकती हैं, ठीक है, और जो शरीर है उसमें कुछ न कुछ कमियां आ जाती हैं, तो उसे जो है अस्थि बाधित कहेंगे। दूसरा है, पैरों से लाचार विकृति वाले बच्चों के लिए ऊंचे फर्नीचर कुर्सी पर बैठाना कठिन होता है। ठीक है, तो उनको उठा करके बैठाना पड़ेगा कुर्सियों फर्नीचर पर। तीसरा हो जाता है, जीना चढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, जैसे कोई सीढ़ियाँ बनी हुई है तो उस पर चढ़ाने के लिए जो है पैर नहीं कार्य कर रहे हैं तो दिक्कत होगी। चौथा है, लिखने में कठिनाइयाँ होगी, हाथ में समस्या है तो नहीं लिख पाएंगे। पांचवा है, पीछे से दिखाई देने में कठिनाई, पीछे मुड़ करके हो सकता हो ना देख पाए। अस्थि बाधित बच्चों के लिए आखिर शैक्षिक व्यवस्था क्या क्या है, क्या क्या तरीके आजमाए गए हैं, क्या क्या होनी चाहिए, उन सभी को आइए देखते हैं। पहला हो जाएगा, अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा होनी चाहिए ताकि ये बच्चे जो है आसानी से सीख सकें। अतिरिक्त सुविधाओं में सामूहिक रूप से तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं समझ में आया वहाँ पर तो जो है जो सामग्रियाँ होती हैं सहायक सामग्री उसका प्रयोग करके जो है सिखाया जाए। दूसरा है, विशेष कक्षा का प्रावधान प्रबंध होना चाहिए। तीसरा हो जाएगा, उपचार सुविधा की व्यवस्था हो ताकि कोई समस्या आ जाए तो उपचार भी किए जा सके। चौथा है, प्रशिक्षित अध्यापक होना चाहिए, इसके लिए प्रशिक्षित अध्यापक रहेंगे तो आसानी से जो है उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे, लेकिन अगर जो प्रशिक्षित नहीं है तो उनको समझने में कठिनाई आएगी कि आखिर इनको क्या समस्या हो सकती है। जैसे भी बीटीसी वालों के लिए पढ़ाया जाता है, पहले से ही जो है सब कुछ सिखा दिया जाता है क्या होता है, और ट्रेनिंग की आवश्यकता जो है पहले ही पूर्ति हो जाती है। पांचवा है, अस्थि बाधितों के लिए पाठ्यक्रम का अनुकूल होना चाहिए। छठवां है, विशेष विद्यालयों का प्रबंध होना चाहिए। सातवां है, कक्षा कक्ष तथा फर्नीचर की व्यवस्था अस्थि बाधित बच्चों की आवश्यकता हेतु अनुसार होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 74 देखेंगे, निर्देशन एवं परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं निर्देशन क्या होता है और परामर्श क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो निर्देशन देखते हैं, अर्थ में अंतर क्या होता है दोनों में। निर्देशन परामर्श के अर्थ में अंतर है। निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी योग्यता, आवश्यकताओं, साधनों तथा अपनी कमी को समझने तथा उसी के अनुकूल अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद की जाती है, जिससे व्यक्ति समाज में
समायोजित हो सके, जबकि परामर्श दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने का संबंध होता है, जिसमें एक व्यक्ति अर्थात एक व्यक्ति परामर्श देता है और दूसरा व्यक्ति परामर्श प्राप्त करता है। योग्यता की सहायता से दूसरे को अपना वर्तमान एवं संभावित भविष्य को समझने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्वरूप में अंतर। निर्देशन स्वरूप अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, जबकि परामर्श का स्वरूप सक्रिय है। और उद्देश्य की अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट है उद्देश्य में अंतर क्या होता है। निर्देश का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने आप को समझना, अपने आप के क्षमताओं का उपयोग करने तथा अपनी समस्या के संबंध में स्वयं निर्णय करने और स्वतंत्र रूप से लाभकारी जीवन बिताना है, जबकि परामर्श का उद्देश्य न केवल सलाह देना है बल्कि व्यवहारिक रूप से सहायता करना होता है। चौथा पॉइंट है कार्य क्षेत्र में अंतर। निर्देशन का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, जबकि परामर्श का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है। पांचवा पॉइंट है प्रकार में अंतर। निर्देशन के मुख्य प्रकार हैं, जैसे वैयक्तिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन अर्थात शिक्षा में निर्देश देना तथा व्यावसायिक निर्देशन अर्थात व्यवसाय में निर्देश देना। जबकि परामर्श के मुख्य प्रकार होते हैं निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श तथा ग्रहणशील परामर्श। छठवां पॉइंट है प्रविधियों तथा परीक्षणों में अंतर क्या होता है। आइए देखते हैं प्रविधि और परीक्षण में अंतर क्या होता है। तो निर्देशन में ऐसी प्रविधियों का प्रयोग होता है जिसमें किसी व्यक्ति की समस्या से संबंधित सूचनाओं को हासिल करना आवश्यक होता है, जबकि परामर्श में सभी प्रविधियों का प्रयोग किए जाना आवश्यक होता है। आगे है प्रश्न संख्या 75, सृजनात्मक बालकों का अर्थ एवं विशेषता बताइए। तो उत्तर हो जाएगा सृजनात्मक बालकों का अर्थ। सृजनात्मक बालक वे होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की मौलिकता पाई जाती है। विशेषताओं की अगर बात करें तो सृजनात्मक बालकों में मौलिक या नवीनता पाई जाती है। दूसरा है सृजनात्मक बालक उपयोगी कार्य करते हैं। तीसरा है इसके कार्यों को मान्यता मिलती है। और चौथा है इसकी प्रतिभा का विकास होता है, क्योंकि जो सृजनशील बालक होते हैं दोस्तों, वो उनकी किसी भी कार्य को करने में रुचि होती है और उसको करेंगे, कितनी भी समस्याएं आएगी उसको करते रहेंगे। जैसे एक बालक होता है खिलौनों को तोड़ता है और फिर उसको बनाने की कोशिश करता है, फिर उसको खोलने की कोशिश करेगा। उसको कोई भी खिलौने देंगे पहले वह जो है 2-4 मिनट चलाएगा, इसके बाद उसको खोल करके बनाने का भी प्रयास करेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 76, सामाजिक समायोजन बालक की विशेषता लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा सामाजिक समायोजन बालक की विशेषता हेडिंग में। इसके बाद देखते हैं सामाजिक समायोजन बालक की विशेषताओं को मुख्य 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रमुख विशेषताओं का वर्णन अग्र प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार यहाँ पर दिया गया है सामान्य विशेषताएं। प्रायः ऐसे बालक अपने को समाज में सहानुभूति रहित बिना न्याय के सजा पाने वाले समझते हैं। वह यह समझते हैं कि उन्हें समाज के रूप में सभी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। ऐसे बालक अपने को अवांछित समझते हैं। समाज में 80% बालक ऐसी सोच रखते हैं और वह अपने को हीन व तुच्छ समझते हैं। वे समझते हैं कि उनको कोई नहीं चाहता और वह शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्ण अक्षम होते हुए भी अपने को हीन व कमजोर मानते हैं। ऐसे बालकों की संख्या अधिक होती है और यदि इन पर ध्यान न दिया जाए तो ये पूर्ण रूप से सामाजिक रूप से समायोजन करने में असफल हो जाएंगे, समायोजित बालक बन जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है सामाजिक विशेषताएं। पड़ोसी एक बालक को असामाजिक बनाने के कारण हो सकता है, जबकि गरीबी, एक टूटा परिवार, मित्रों का गंदा समूह आदि ऐसे कारण हैं जो बालक को एक अच्छा सामाजिक प्राणी होने से रोकते हैं।
टिंटन ने अपने अध्ययन में पाया कि सबसे अधिक अपराधी बालक निम्न स्तर के समाज में पाए जाते हैं, परंतु कभी-कभी उच्च समाज में भी, जहां सभी आर्थिक साधन उपलब्ध होते हैं, ऐसे बालक मिलते हैं। मित्रों का प्रभाव इन पर पड़ता है। सामाजिक रूप से पिछड़े बालक कार्य करने के बारे में एक नई विधि अपनाते हैं। गरीब समाज में मित्र व समूह का प्रभाव अधिक पड़ता है। उस समूह में विशेष रूप से जैसे साथी होते हैं, वैसे ही व्यवहार छात्र सीखता है और कभी-कभी उनका असमायोजन इतना बढ़ जाता है कि वह समाज में अवांछित तत्व अर्थात अपराधी बन जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, असमायोजन मतलब वो समाज में या किसी भी स्थान पर अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। उस परिस्थिति में छोटे छोटे झूठ बोलना, चोरी करना जैसे अपराध बढ़ते बढ़ते इनको पूर्ण सामाजिक रूप से अवांछनीय तत्व बना देता है। आगे देखेंगे, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर शारीरिक विशेषताएं। जो बालक अपराधी होते हैं अथवा विद्यालय जाने के बजाय बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहते हैं या उपचारात्मक होते हैं, वह प्रायः किशोरावस्था के होते हैं। शारीरिक रूप से लंगड़ों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक होती है। इनकी समस्याएं भी आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। शर्मन ने कुछ विशेषताएं इस प्रकार बताई है: मानसिक झल्लाहट, नकारात्मक जाना और कानून विरोधी कार्य करना आदि। ग्रंथ असंतुलन भी सामाजिक असमायोजन का कारण हो सकता है, क्योंकि ग्रंथ में आवश्यकता से अधिक हार्मोन निकलने पर ग्रंथि है, ठीक है, ग्रंथ नहीं है, ग्रंथि है, तो इसको ध्यान दीजिए। कम हार्मोन निकलने पर बालक अपने आप को भिन्न समझने लगता है। क्रियाकलापों में भाग लेने पर उसे झिझक होती है। सामाजिक रूप से असमायोजित बालक प्रायः टॉन्सिलाइटिस, दांतों की बीमारी, जुकाम बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। चौथा हो जाता है दोस्तों मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। मनोवैज्ञानिक विशेषताएं में उत्तर है, सामाजिक रूप से समायोजित बालक की बुद्धि लब्धि प्रायः 85 या इससे कम होती है। इसमें तार्किक चिंतन शक्ति कम होती है। चिंता, मनोवैज्ञानिक संदेह, स्नायुविद तनाव, हिस्टीरिया, स्वपीड़न, स्वप्रेम, हीन भावना आदि गुण ऐसे बालकों में पाए जाते हैं। यह बालक कहीं भी समायोजित नहीं हो पाते हैं, बल्कि चिंता, मनोविकार, तनाव, हिस्टीरिया से घिरे रहते हैं। ये शारीरिक रूप से तो स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा या विचारशीलता व क्षमता कम होती है तथा बुद्धि लब्धि भी प्रायः कम हो जाती है। कभी कभी ये बुद्धि का उपयोग भी नहीं करते और संवेगात्मक रूप से भी अशांत होते हैं। पांचवा पॉइंट है शैक्षिक विशेषताएं। ऐसे बालकों का स्कूल का इतिहास संतोषजनक अवांछनीय घटनाओं से भरा होता है। ऐसे बालक कई स्कूल बदलते हैं। शैक्षिक उपलब्धि निम्न होती है। यह स्कूल तथा अध्यापक से घृणा करते हैं, स्कूल छोड़ देना पसंद करते हैं, उनके मित्र बहुत कम होते हैं, उन्हें इच्छित मित्रता नहीं मिल पाती, मतलब जो उनकी इच्छा होती है कैसे मिले उस प्रकार से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इनका मूल कारण सामाजिक व आर्थिक होता है, क्योंकि बालक स्कूल जाने, फीस, ड्रेस रखने, लिखने पढ़ने व सामग्री के लिए सम्मिलित रहता है और तब वह स्कूल के अन्य बच्चों के साथ समायोजन नहीं कर पाता, क्योंकि वह सभी संपन्न परिवार से होते हैं। उन्हें वह सम्मिलित नहीं कर सकता और हंसी का पात्र बन जाता है। इस कारण से कक्षा के अन्य बच्चों को चिढ़ाना आरंभ कर देता है। वह उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगता है और किसी को भी मित्र बनाना पसंद नहीं करते हैं।
आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 77 है, दृष्टिबाधित बालकों की समस्याएं लिखिए। तो देखते हैं, दृष्टिबाधित बालकों की अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे व्यावसायिक समस्याएं हो सकती हैं, अधिगम की समस्याएं हो सकती हैं, स्थापन की समस्या हो सकती है, समाज में समायोजन की समस्या, कभी कभी जीविकोपार्जन की समस्या भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ विवरण दिए गए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला हेडिंग है बुद्धि लब्धि का स्तर कम होना। शोध अध्ययनों से यह विदित हुआ है कि दृष्टिबाधित बालकों का बुद्धि स्तर भी सामान्य से कम होता है, इसीलिए समुचित वातावरण तथा अवसर खोजने से भी असमर्थ रहते हैं। बुद्धि परीक्षण पर यह अच्छा नहीं कर पाते हैं। अधिकांश बुद्धि संरक्षण से ज्ञान, अनुभव तथा सूचनाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसलिए इसका बुद्धि लब्धि स्तर कम होता है। व्यावसायिक दृष्टि से इसकी कार्यशैली सामान्य से निम्न स्तर तक की होती है। दूसरा है इसमें शैक्षिक मंदिता। दृष्टिबाधित बालकों की ब्रेल लिपि का उपयोग करने पर भी सामान्य बालकों से शैक्षिक उपलब्धि कम रहती है। दृष्टिबाधित बालक सामान्य बालक से कम या 1-2 वर्ष मंदित रहते हैं तथा शैक्षिक निष्पत्ति कम रहती है। यह बालक मंद गति से तथ्यों तथा सूचनाओं को बोधगम्य कर पाते हैं, क्योंकि यह अवलोकन नहीं कर सकते हैं, न ही अनुकरण कर सकते हैं। ज्ञान के स्रोत श्रव्य तथा स्पर्श इंद्रियों तक सीमित रहते हैं। पढ़ने की गति मंद होती है, अनुदेशात्मक प्रक्रिया के संबंध में स्थापित नहीं कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट है मंद वाणी का विकार। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक वाणी की कला और कौशल का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने सुना है उसी से वाणी का विकास सार्थक रूप से नहीं होता है। शीघ्र अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शब्दों का उपयोग एवं उच्चारण में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। चौथा पॉइंट है व्यक्ति की विक्षिप्त होना। व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का विशेष महत्व तथा योगदान होता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य जीवन के अनुभव से इससे सुधार होता रहता है। दृष्टिबाधित बालकों का समुचित वातावरण और जीवन के अनुभव से उनके व्यक्तित्व का विकास अपने ही प्रकार से होता है, जो संपूर्ण सामान्य बालक से भिन्न प्रकार के होते हैं। इसके विकास में नाड़ी संस्थान, उसके अनुभव तथा मानसिकता का गहन प्रभाव होता है। इसमें असुरक्षा तथा विक्षिप्तता अधिक रहती है, जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन की समस्याएं। हेडिंग है समाज में दृष्टिबाधित को हे दृष्टिबाधित, हे मतलब दोस्तों घृणा की भाव से जो है देखा जाता है, क्योंकि वह समाज की सहायता चाहते हैं। ठीक है, समायोजन की समस्याएं हो जाती है यहाँ पर। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 78 है विशिष्ट बालकों के प्रकार लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा विशिष्ट बालकों के प्रकार। हेडिंग है और इसमें है एक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बालक शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आते हैं। इसमें कुछ बालकों में शारीरिक व मानसिक विशेषताएं होती हैं, जिसके आधार पर इनके व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर किसी बालक की शारीरिक वृद्धि व विकास के स्तर व शारीरिक योग्यता क्षमता के आधार पर बालक की शक्ति सामर्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, उनको विशिष्ट बालक के अंतर्गत रखा जाता है। विशिष्ट बालक में दोस्तों जो तेज होते हैं वो भी आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं वो भी आ जाते हैं। अलग अलग दृष्टियों से देखने पर विशिष्ट बालक की भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। विशिष्ट बालकों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। आइए इसको भी देख लेते हैं कितने भागों में बांटा जा सकता है विशिष्ट बालक को। तो विशिष्ट बालक में जो है प्रतिभाशाली बालक आ जाते हैं, जिसको गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। दूसरा है पिछड़े बालक, जिसको बैकवर्ड चिल्ड्रन कहते हैं। तीसरा है मंदी बुद्धि बालक, मैनली
रिटेंट चिल्ड्रन, बाल अपराधी बालक, और 5वां है विकलांग बालक। आगे है 79 प्रश्न संख्या 79, भारत की पुनर्वास परिषद के उद्देश्य बताइए। भारत की पुनर्वास परिषद का उद्देश्य जान लेते हैं दोस्तों। और ये भारतीय पुनर्वास का मतलब ये नहीं है कि कोई संगठन है, कोई चल रहा है, ठीक है, संगठन नहीं। आइए देखते हैं अब भारत की पुनर्वास परिषद के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिनको ध्यान में रख करके स्थापना की गई है इसकी। पहला है इसमें अक्षम व्यक्ति। अक्षम का मतलब होता है दोस्तों जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, कमजोर होते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं, तो इनको जो है अक्षम कह सकते हैं। अक्षम व्यक्ति जिनको शिक्षा ग्रहण करने में समस्याएं होती हैं। अब देखते हैं अक्षम व्यक्तियों के तैयार कार्यक्रम में एक रूपता एवं प्रभावशीलता लाना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है। और दूसरा होता है अक्षम व्यक्तियों की सहायता करने में जिस व्यक्तियों तथा संस्थाओं का योगदान होता है, उनकी सहायता का पुनर्वास परिषद का प्रमुख उद्देश्य होता है। तीसरा है शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था कराना, जिससे वे समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। तो ये सभी जो है दोस्तों जो यहाँ पर दिए गए हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, जो अक्षम बालक हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनको कैसे उठाया जाए। चौथा पॉइंट है शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं और तैयार करना है, जो उनको समाज में प्रतिष्ठा दिला सके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, इसके द्वारा जो है प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करते हैं उनको शिक्षा। और 5वां पॉइंट है विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करने के उपाय करना, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता व क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सकती है। 6वां पॉइंट है इसमें अक्षम व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से दूर रखने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान करना होता है, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भी होता है। 7वां पॉइंट है अक्षम व्यक्तियों को डिप्लोमा एवं डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना, जिससे अक्षम व्यक्ति वैध डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है विदेशी विश्वविद्यालयों के आधार पर प्राप्त होने वाली डिग्री का डिप्लोमा आदि को मान्यता प्रदान करना तथा उनकी वैधता का परीक्षण करना। प्रश्न संख्या 80 है भारत की पुनर्वास परिषद के कार्यक्रम को बताइए। तो उत्तर हो जाएगा भारत की पुनर्वास परिषद के कार्य। आइए देखते हैं दोस्तों, पीछे शोर भी हो रहा है तो जानबूझ करके हो जाता है, ठीक है, जब जान जाते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा तो जो है थोड़ा सा। उत्तर होता है भारत की पुनर्वास परिषद अक्षम व्यक्तियों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इस संस्था द्वारा अक्षम व्यक्तियों के हित में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया जाता है और अक्षम छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सराहनीय कार्यों को प्रस्तुत किया गया है। भारत की पुनर्वास परिषद के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला है अक्षम व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना, जिससे वे समाज में स्वयं कमजोर महसूस न करें तथा सामान्य व्यक्तियों की तरह ही जीवन यापन करें। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर अक्षम व्यक्तियों की सहायता करने वाली संस्थाओं एवं समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे वे अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है अक्षम व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को उचित प्रकार से क्रियान्वयन करना, जिससे कि इस कार्यक्रम का पूर्ण लाभ मिल सके। चौथा पॉइंट है अक्षम व्यक्तियों के हितों के कार्य करने वाली संस्थाओं के अभिलेख तैयार करना तथा उनकी सेवाओं का ब्यौरा रखना। 5वां पॉइंट है अक्षम व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के अभिलेख तैयार करना, जिससे अक्षमताओं के प्रकार एवं उससे संबंधित समस्याओं का ब्यौरा रहता है। 6वां पॉइंट है अक्षम व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं योजनाओं का प्रभावी संचालन करना, जिससे कि उनका लाभ सभी अक्षम व्यक्तियों को मिल सके। 7वां पॉइंट है अक्षम व्यक्तियों के हित में कार्य करने वाली संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना तथा मूल्यांकन अभिलेख तैयार हैं। 8वां पॉइंट इसमें दिए गया है व्यवसायिक क्षेत्र में अक्षम व्यक्तियों की सहायता करने वाली संस्थाओं एवं
व्यक्तियों की जानकारी रखना तथा उसको उचित मार्गदर्शन प्रदान करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा हो गया है। यहाँ पर शोर भी बहुत हो जा रहा है क्योंकि जब शूटिंग होती है तो जो है थोड़ा बहुत और जो है ध्यान दे करके जो है चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।